प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग निर्णय बैच में लगातार एनसीईआरटी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो वो है फ्लोएम परिवहन। इसके पहले हम लोगों ने जाइलम परिवहन, कोशिका के बीच में कैसे वाट पानी और मिनरल का संचार होता है इसके बारे में, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट हमने पढ़ा। हमने जो है आपका डिफ्यूजन यानी विसरण पढ़ा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्लोएम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह, यानी उद्गम जहाँ होता है, जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, वहाँ से लेकर के और कुंड तक इस प्रकार से शर्करा का परिवहन होना, आहार का परिवहन होना, भोजन का परिवहन होना फ्लोएम के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं फ्लोएम पादप में, प्लांट में जो है किसका काम करता है? बने हुए भोज्य पदार्थ को, पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को जड़ों तक, तनों तक पहुंचाता है। इसी के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, एक एक लाइन देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा, आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित किया जाता है, यानी भेजा जाता है। सामान्यतः स्रोत के पौधों का वह हिस्सा माना जाता है, ठीक, जहां आहार संश्लेषित होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड यानी सिंक। यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है। लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिका मौसम और ज़रूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा बसंत के प्रारंभ में आहार का स्रोत बन सकती है। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा बसंत के समय में आहार का स्रोत बन सकती है, जैसे कि आलू। ठीक, इस आलू किस में होता है? तना में, सॉरी, आलू किस में होता है? तने में हो जाता है। बसंत के समय में गंजी निकलती, मूली निकलती, ये सब आ जाता है। ठीक, इस समय पादप पर कई कलियां कुंड का काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ यह विपरीत है, जहाँ गति सदैव नीचे से ऊपर की दिशा में होती है। यद्यपि वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। फ्लोएम के रस से भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। इस लाइन को याद रखिए। कह रहा है जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, जबकि जो जाइलम होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होती है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा अमीनो अम्ल आज भी फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृत क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। जैसे कि स्रोत पर ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होता है, शर्करा एक डाइसैकराइड में बदल जाता है। इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम जाइलम नलिका कोशिका में संचरित होता है। स्रोत पर लदान यानी लोडिंग की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति प्रसारी अवस्था में पैदा कर देता है। निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम से चला जाता है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम रस में शर्करा को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। शर्करा बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्कराएं हटती हैं, परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। सारांश में फ्लोएम शर्कराओं का परिवहन स्रोत से शुरू होता है और शर्कराओं को एक चालनी नलिका में लादा जाता है। फ्लोएम की यह लदान एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है, जो कि फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है। फ्लोएम ऊतक सीव ट्यूब कोशिकाओं यानी चालनी नलिका कोशिका से बना होता है, जो लंबी स्तंभ की रचना करता है। इसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिन्हें चालनी पट्टिका कहते हैं।
कोशिका द्रव्य तंतु चालनी पट्टिका के छिद्र से प्रवेशित होती है तथा सतत तंतु बनाती है। जैसे ही द्रव स्थैतिक दबाव फ्लोएम के चालनी नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव फ्लोएम में चलन करता है। इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम में सक्रिय रूप से तथा शर्करा के रूप से बाहर कर दिया जाता है। फ्लोएम में विलेय की छत से एक उच्च जल विभव पैदा होता है। कह रहा फ्लोएम के में विलेय की छत से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है। एक साधारण प्रयोग जिसे गर्डलिंग कहा जाता है, इसका प्रयोग भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचानने में किया जाता है। याद रखिएगा, गर्डलिंग प्रयोग किससे संबंधित है? भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचानने में किया जाता है। पेड़ के स्तंभ पर छाल का एक वलय यानी रिंग फ्लोएम तथा सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। नीचे की तरफ अब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर की छाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाती है। यह साधारण प्रयोग करता है कि फ्लोएम ऊतक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है तथा परिवहन की दिशा एक दिशी अर्थात मूल की तरफ है। इस प्रकार के आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो कह रहा है यहाँ पे स्तंभ मूल है, यहाँ पे पत्तियों का निर्माण हो रहा है भोजन का, और भोजन के निर्माण के बाद ये भेजा जा रहा है फ्लोएम से। फ्लोएम से सीधे सीधे अगर कहें तो पत्तियों में बने हुए भोजन को फ्लोएम के द्वारा कोशिका के अन्य हिस्सों तक भेज दिया जाता है। यही इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा सारांश दिया गया, सारांश पढ़ लेते हैं, छोटा सा है और इस सारांश से हमको लाभ मिल सकता है, मतलब रिवीजन हो सकता है एक तरह से। पौधे विभिन्न अकार्बनिक तत्वों यानी आयन एवं लवणों के अपने आसपास के पर्यावरण से, विशेषकर हवा, पानी तथा मृदा से लेते हैं। इन पोषकों की गति पर्यावरण से पौधों में तथा एक पौधे से कोशिका से दूसरे पौधों की कोशिका तक आवश्यक रूप से झिल्ली के आर पार परिवहन के द्वारा होती हैं। कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन विसरण, सुसाध्य परिवहन एवं सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। मूल के द्वारा अवशोषित खनिज एवं जल को जाइलम के द्वारा संचारित किया जाता है और पत्तियों के द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ पादप के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। निष्क्रिय परिवहन, विसरण, परासरण तथा सक्रिय संचरण जीवों के पोषकों को झिल्लिकाओं के आर पार संचरित करने के दो तरीके हैं। निष्क्रिय परिवहन में विसरण के द्वारा झिल्ली के आर पार बिना ऊर्जा व्यय किए पोषकों की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती। पदार्थों का विसरण आकार तथा उसके जल में या कार्बनिक विलेय में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से पार जाता है तथा दाब एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन में एटीपी की ऊर्जा अणुओं को सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध झिल्ली के पार पंप करती है। जल विभव पानी की स्थितिज ऊर्जा जो जल के अणुओं की गति में सहायता करती हैं या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब अंतःशक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। कोशिका का यह परासरणी व्यवहार आसपास के विलयनों पर निर्भर करता है। यदि कोशिका के आसपास का विलयन अति परासारी है तो जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है। बीजों एवं शुष्क काष्ठों द्वारा जल का अवशोषण विशेष प्रकार से विसरण से होता है जिसे अंतःशोषण कहते हैं। उच्च पौधों में वाहिका तंत्र जाइलम और फ्लोएम स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। जल, खनिज तथा पोषक पादप शरीर के अंदर केवल विसरण द्वारा संचारित नहीं हो सकते, इसलिए ये सामूहिक प्रवाह तंत्र द्वारा संचरित होते हैं। तत्वों का सामूहिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर के कारण होता है। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जड़ों की गहराई के दो अलग अलग पंथों में जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट। मृदा से विविध आयन तथा जल तने की कम ऊंचाई तक मूल दाब में परिवहित किए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचावमंडल पानी के परिवहन का सर्वाधिक स्वीकृत रूप है। वाष्प के रूप में पादप के विभिन्न भागों द्वारा पानी का क्षय रंध्रों द्वारा होता है। ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं।
पानी की अधिक मात्रा पत्तियों के शीर्ष से बिंदु स्राव के द्वारा निकल जाता है। पादपों में भोजन मुख्यतः शर्करा का परिवहन उद्गम से कुंड तक के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। फ्लोएम में स्थानांतरण द्विदिशीय होता है और उद्गम तथा कुंड सदैव वैविध्यपूर्ण होते हैं। फ्लोएम में स्थानांतरण दाब प्रवाह परिकल्पना के द्वारा वर्णित किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ी और यह चैप्टर इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर के लिए लगातार आप वीडियो देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।